Okay, question is saying that there is a hard water sample which contains 0.0012% of MgSO4 and 0.00111% of CaCl2. Calculate degree of hardness of water as well as moles of Na2CO3 required to remove hardness from 1 kg of sample. Okay. हमारे पास क्वेश्चन में 0.0012% of MgSO4 is given. Now, इसका मतलब क्या हुआ? 100 ग्राम्स में हमारे पास 0.0012 ग्राम्स प्रेजेंट है, क्योंकि ये परसेंटेज वेट बाय वेट की बात हो रही है. हार्ड वाटर सैंपल कंटेन्स दिस परसेंटेज ऑफ MgSO4, मतलब मास की ही बात हो रही है. मतलब 100 ग्राम्स में इतने ग्राम्स प्रेजेंट है. हमको हार्डनेस निकालने के लिए कौन से इसमें निकालना होता है? 10⁻⁶ के पावर में. तो 100 ग्राम्स में इतना है, तो 10⁻⁶ में कितना हो जाएगा? 0.0012 डिवाइडेड बाई 10⁻², जो कि 100 होगा, इंटू 10⁻⁶, विच विल बी इक्वल टू, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, तो 12 ग्राम. और इसके अगर मैं मोल्स निकालना चाहूँ तो मोल्स कितना हो जाएगा? 12 डिवाइडेड बाई 120, विच इज योर 0.1 मोल. MgSO4 का मोलर मास 120 होता है. यू कैन कैलकुलेट. नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या प्रेजेंट है इसी सोल्यूशन में, इसी वाटर में? 0.00111% ऑफ CaCl2. इसका मतलब भी क्या हुआ? 100 ग्राम में हमारे पास 0.00111 ग्राम प्रेजेंट है. तो 10⁻⁶ ग्राम्स में कितना हो जाएगा? 0.00111 डिवाइडेड बाई 10⁻² मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶, which is equal to 11.1 gram. Okay. नाउ अब अगर मुझे इसका मोल्स निकालना है तो मोल्स कितना हो जाएगा? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. CaCl2 का मोलर मास होता है 111, which is equal to 0.1 moles. Okay, अब let's go back to the question. Question here is saying that hard water sample contains 0.0012% of MgSO4 and 0.00111% of CaCl2. Calculate the degree of hardness of water as well as the moles of Na2CO3 required to remove the hardness from 1 kg of sample. अब हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं Na2CO3 का, जो कि हार्डनेस रिमूव करने में हमको हेल्प कर रहा है. ओके, अब ये जो भी हार्डनेस आपके आती है, हम हार्डनेस को मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हम किसके फॉर्म में लिखते हैं? CaCO3 के फॉर्म में करते हैं. तो जो भी मोल्स आए हैं आपके पास MgSO4 के, ओके, एंड जो भी मोल्स आए हैं आपके पास CaCl2 के, दोनों ही को आप कौन से टर्म्स में लिखोगे? CaCO3 के टर्म्स में. और CaCO3 जो है वो इसके साथ भी 1 मोल में रिएक्ट करता है, इसके साथ भी 1 मोल रेशियो के साथ रिएक्ट करता है. तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 कितना हो जाएगा देन? 0.1 प्लस 0.1, which is your 0.2 मोल्स. और अगर मुझे इसका वेट निकालना है CaCO3 का, तो मोल्स इनटू मोलर मास कर देंगे, जो कि 100 होता है. तो दिस इज योर 20 ग्राम्स. ओके, और ये किस में प्रेजेंट है? दिस इज ओनली प्रेजेंट है 10⁻⁶. ऑलरेडी 6 में ये सब हमने 10⁻⁶ में ही फाइंड आउट किया था. आपको कुछ चेंज करने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है. यही आपके पास किस में आंसर आ जाएगा? 20 ppm. नाउ अब बोला है कि अगर मैं उसमें Na2CO3 का यूज कर लूँ तो कितना Na2CO3 लगेगा हमें रिमूव करने के लिए टू हार्डनेस. ठीक है, नाउ रिएक्शन जो होगा Na2CO3 को हम रिएक्शन कर रहे हैं MgSO4 के साथ, तो इट इज गोइंग टू गिव अस MgCO3 प्लस Na2SO4. अगेन सारे के सारे जो रिएक्शन हो रहे हैं वो किस में हो रहे हैं? 1:1 मोल रेशियो में.
1 kg में हमारे पास 10⁻³ ग्राम्स होता है ना, और 10⁻⁶ में मुझे मास कितना, मोल्स कितने गिवन है, 0.1 मोल्स MgSO4 के। तो 10⁻³ में मोल्स कितना हो जाएगा, 0.1 डिवाइडेड बाई 10⁻⁶ इंटू 10⁻³ विच इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है 1 kg ऑफ सैंपल में, ये तो आपके पास जनरल टर्म है। तो अगर 10⁻⁶ में ग्राम्स में इतने मोल्स हैं, तो 10⁻³ ग्राम्स में दैट मीन्स 1000 ग्राम्स में कितने मोल्स हो जाएंगे, दिस मच ऑफ मोल्स। ओके, तो आपके पास 1:1 मोल रेशियो के हिसाब से अगर ये 10⁻⁻⁴ मोल्स है, तो ये भी कितना होगा, 10⁻⁻⁴ मोल्स। बात समझ में आई? तो कितने मोल्स ऑफ Na2CO3 आपको रिक्वायर्ड है, 10⁻⁻⁴ मोल्स ऑफ Na2CO3। और ये किसके लिए हो गया, MgSO4 के लिए। सेम केस होगा किसके लिए, CaCl2 के लिए, क्योंकि Na2CO3 CaCl2 के साथ भी तो रिएक्शन करेगा, तो वहां पे भी आपके पास सेम मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स तो सेम ही है, तो वहां पे भी ये वैल्यू 10⁻⁻⁴ ही हो जाएगी। जब आप टोटल ऐड करोगे, टोटल Na2CO3 जो रिक्वायर्ड होगा वो कितना होगा, 10⁻⁴ प्लस 10⁻⁴, विच इज 2 into 10⁻⁻⁴। गॉट इट? समझ में आया क्वेश्चन? तो आपको बस इजी क्वेश्चन है, व्हाट यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू चेंज इट इनटू 10⁻⁶ के रेस्पेक्ट में आपको सॉल्व करना है। बाकी देखो इस चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये हम हाइड्रोजन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। यू माइट नॉट कम अक्रॉस दिस टॉपिक, मॉड्यूल में हो सकता है नहीं मिलेगा, बट इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलो सेकंड लास्ट टॉपिक हमारे पास यहाँ पे, डिटर्मिनेशन ऑफ available chlorine from given sample of bleaching powder। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर के ऊपर भी यू माइट कम अक्रॉस विद लॉट ऑफ क्वेश्चन। तो ब्लीचिंग पाउडर के क्वेश्चन को हमको कैसे डील करना है, सो वी हैव हियर weight percentage of available chlorine when sample of bleaching powder is treated with dilute acid or CO2 is known as available chlorine। ठीक है, तो रिएक्शन के टर्म्स में बात करते हैं, कितने आपके पास वेट परसेंटेज में क्लोरीन ऑब्टेन होगा अगर मैं कुछ सैंपल ले रही हूँ ब्लीचिंग पाउडर का, उसको ट्रीट कर रही हूँ किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ या फिर CO2 के साथ, कोई भी रिएक्शन के टर्म्स में अगर हम बात करें, हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर क्या होगा, CaOCl2, सबको पता है। उसको अगर मैं एसिड के साथ रिएक्शन करा रही हूँ, यहाँ पे हम ले रहे हैं H2SO4, तो ये फॉर्म करता है CaSO4 प्लस H2O प्लस Cl2। इसी Cl2 का आपको परसेंटेज निकालना है, दैट इज योर डिटर्मिनेशन ऑफ अवेलेबल क्लोरीन फ्रॉम द सैंपल ऑफ अ ब्लीचिंग पाउडर। मान लो मैं कोई और एसिड ले रही हूँ, CaOCl2 प्लस HCl, तो ये फॉर्म करता है CaCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। अगेन आपको यही आइडेंटिफाई करना है कि कितना क्लोरीन फॉर्म हो रहा है। तो एक तो डेफिनेशन था विद डाइल्यूट एसिड के साथ, दूसरा Ca2 के साथ भी है, वो भी देख लेते हैं। अगर CaOCl2 को हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं, इट gives you CaCO3 plus Cl2।
अगेन वी हैव टू फाइंड आउट कि ये कितना परसेंटेज में आया है। अब ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन अगर आप Cl2 लिबरेशन के लिए देखोगे तो इट इज मोस्टली फॉर विद डाइल्यूट एसिड एंड योर कार्बन डाइऑक्साइड। अब मेथड क्या है, हम कैसे इसको डिटरमाइन कर सकते हैं? मेथड ऑफ determination of available chlorine. ओके, तो ये जो हमारे पास Cl2 यहाँ पे फॉर्म हुआ है उसको हम रिएक्शन करवाते हैं Ki के साथ फर्दर। तो Cl2 को Ki के साथ रिएक्शन करवाया तो ये फॉर्म करेगा 2KCl प्लस I2। ओके, अब ये जो I2 यहाँ पे फॉर्म हुआ उसको हम रिएक्शन कराएंगे सोडियम थायोसल्फेट के साथ, Na2S2O3 which is going to give you Na2S4O6 plus Na। बैलेंस करते हुए चलते हैं, यहाँ पे होगा 2, हो गया 2, I2, this is I2, this will be 2 moles, this will be 2 moles and ओके ऑलरेडी बैलेंस I2 है तो 2 चाहिए, यहाँ 4 हो जाएगा। और Na प्लस 2I2, ठीक है। नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले रिएक्शन बैलेंस करना है। वैसे ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी, मैं तो एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ इसलिए। ओके, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो क्लोरीन को डिटरमाइन करने के लिए हमने क्या किया, पहले क्लोरीन को रिएक्शन किया Ki के साथ विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन। जहाँ आयोडीन आएगा तो वहाँ थायोसल्फेट के साथ आपके पास Na2S2O4 सोडियम थायोसल्फेट, इसके साथ रिएक्शन होगा ही और ये आपके पास टाइट्रेशन है। ओके, दैट इज योर आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, जिसमें हम इनडायरेक्टली I2 का कितना फॉर्म हुआ है वो हम पता कर रहे थे। और जब ये I2 पता चल जाएगा तब हम यहाँ से क्लोरीन पता कर लेंगे। तो हम उल्टा जा रहे हैं, हमको क्वेश्चन में ये मेंशन होगा, इसमें से हम ये फाइंड आउट करेंगे, जब हमको ये मिल जाएगा तो इसमें से हम ये पता करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि अगर एन फैक्टर सेम है तो आप इक्विवेलेंट से इक्वेट कर सकते हो, अगर एन फैक्टर सेम नहीं है तो आप पहले इसको मोल्स में कन्वर्ट करो, जितने मोल्स यहाँ पे होंगे उतने ही मोल्स यहाँ पे भी आए होंगे, और फिर मोल से आप इसके निकाल लो कि कितने मोल्स आए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? तो क्वेश्चन में इसका आपको गिवन होगा मोलैरिटी और इसका गिवन होगा वॉल्यूम। ये हम रिपीट हो रहा है जो हम आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में कर रहे थे। So M is your molarity here or this is your volume in milliliter. So in the question they will be providing you the information of sodium thiosulfate, इसका information present होगा। यहाँ से आप फाइंड आउट करोगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, M into V। ओके, अब क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो मुझे मोल्स, अगर मोल्स मिली मोल्स में नहीं ना करके मोल्स में फाइंड आउट करना है तो मैं इसको मल्टीप्लाइड कर दूंगी 10⁻³ से, तो ये मोल्स में आ जाएगा। अदरवाइज अगर सिर्फ मैं लिख रही हूँ N इज इक्वल टू M into V तो ये मुझे दे रहा है मिली मोल्स, क्योंकि वॉल्यूम कहाँ है यहाँ पे, मिलीलीटर में। तो अगर मुझे इसको मोल्स में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, यहाँ पे मेरे पास मोल्स आ गए Na2S2O4 के, तो इसके मोल्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 2 मोल्स या फिर आप बोल दो 4 मोल्स ऑफ थायोसल्फेट 2 मोल्स ऑफ I2 के साथ रिएक्शन कर रहा है। ओके, या फिर हमको I2 निकालना है ना फॉर दिस थिंग। ओके, तो 4 मोल्स ऑफ थायोसल्फेट, मैंने बैलेंसिंग गलत किया है क्या बेटा, एक सेकंड, यहाँ पे I2 की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 2 ही रहेगा, एक सेकंड। बैलेंसिंग मतलब एक वो एक्स्ट्रा करके रखा हुआ है।
इसको I2 ही रखो, इसको 2 कर दो, यहाँ 2 कर दो, क्योंकि हमारे पास पहले आ रहा था 4 4 2 4, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे सिंपल रेशियो में, तो हमें मिलेगा 2 2। ठीक है, फाइन। ओके, तो बैलेंसिंग थोड़ा सा सिंपलेस्ट रेशियो में निकाला, मैंने सिंपल रेशियो में उस टाइम पे नहीं किया था, तो ये हमने यहाँ पे बैलेंसिंग कर ली। अब मुझे ये पता है कि 2 moles ऑफ Na2S2O3 मेरे को कितना दे रहा है, 1 mole ऑफ I2। ओके, तो अगर मेरे पास ये सिर्फ 1 के रेस्पेक्ट में है, तो I2 कितना आएगा, डिवाइडेड बाई 2, जितना भी मोल्स आ रहा है, तो इसके लिए मोल्स कितना हो जाएगा, m इंटू वी इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2। ये हम मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं, इफ यू रिमेम्बर। तो यहाँ से हमारे पास मोल आ गया, जो यहाँ पे आयोडीन का मोल है वही ये भी यहाँ पे भी इसका मोल होगा, तो m इंटू वी इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से इस I2 का मोल्स आ गए। अब जब इस I2 के मोल्स आ जाएंगे, तो ये क्लोरीन और I2 1:1 मोल रेशियो में है, तो सेम मोल्स किसके हो जाएंगे, क्लोरीन के भी। तो इसके मोल्स कितने हो गए, m इंटू वी इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2। अब मुझे यहाँ क्लोरीन का मोल्स पता चल गया। क्लोरीन का मोल्स निकालने के लिए मुझे परसेंटेज निकालना है क्लोरीन का, मोल्स पता है, तो मैं क्या करूँगी, पहले वेट निकाल लेती हूँ। वेट कितना हो जाएगा Cl2 का, दिस इज योर 71 इंटू m इंटू वी इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से वेट निकल गया, तो मैं परसेंटेज निकाल लूंगी अब। सो परसेंटेज ऑफ available chlorine will be equal to weight of Cl2 divided by weight of bleaching powder, क्वेश्चन में bleaching powder का weight given होगा, multiplied by 100। तो weight of Cl2 में हम क्या लिख सकते हैं, m इंटू वी इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2 इंटू 71 होल डिवाइडेड बाई weight of ब्लीचिंग पाउडर मल्टीप्लाइड बाई 100। परसेंटेज के लिए हमको टोटल मास चाहिए होता है ना, तो हमको ब्लीचिंग पाउडर का मास टोटल गिवन होगा क्वेश्चन में। इसको 2 से डिवाइड कर दो तो 35.5, तो आई विल हैव, और यहाँ पे 100 भी है, तो ये डिनोमिनेटर में होगा। ठीक है, तो हमारे पास आएगा m इंटू वी इंटू 35.5 इंटू 10⁻⁻1। इस 100 के साथ बस सॉल्व कर लिया है, वेट ऑफ ब्लीचिंग। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है यहाँ से, m इंटू वी इंटू 3.55 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, परसेंटेज ऑफ Cl2। बात समझ में आया, कुछ डिफिकल्ट था क्या, इट वाज अ वेरी इजी थिंग। मोल कॉन्सेप्ट आता है तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो। संपदा अभी समझ में आ गया, किसी को कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी। प्रशस्ति कर लिया ना डिटर्मिनेशन हमने क्लोरीन का। हाँ मैम, अब समझ आ गया। ओके, हमको ऑल टुगेदर परसेंटेज निकालना है, तो मुझे वेट चाहिए, तो मुझे वही देखना है कि मैं वेट कैसे निकाल सकती हूँ। तो वही क्लोरीन को हमने के के साथ रिएक्शन करके पहले आयोडीन प्रिपेयर किया, फिर आयोडीन को सोडियम थायोसल्फेट के साथ रिएक्शन करके जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, मेरे को सोडियम थायोसल्फेट का इंफॉर्मेशन गिवन होगा क्वेश्चन में, उससे मैं आयोडीन का निकालूंगी, आयोडीन से मैं क्लोरीन का निकालूंगी। गॉट इट। तो अब मैं एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे दूं, .55 gram of sample of bleaching powder is suspended in H2O and treated with
dilute H2SO4 and excess of Ki. The liberated I2 thus requires 80 ml of 0.2 molar hypo solution. Hypo solution is nothing but a sodium thiosulfate solution only. Calculate percentage of available chlorine in the sample of bleaching powder. Write down this question. बहुत easy है. Direct आपको बस formula लगाना है और homework में दे दो. We will discuss it in next class. Okay, last topic from this chapter, then this chapter will be finished. I'm leaving some space so that we can do the discussion in the next class. Okay, so how to determine the indicator used in titration. जब हम टाइट्रेशन कर रहे हैं बहुत सारे, सिंपली हम एसिड बेस ही देखेंगे मोस्टली, तो उसमें हम कैसे डिसाइड करते हैं कि ये वाला इंडिकेटर बेस्ट होगा. जैसे मैंने एसिड बेस के आपको फिनोक्सिलीन वाला बताया था, so why we have taken only phenolphthalein as the best indicator. ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि आपको पहला चीज ले रहे हैं हम, केस ले लेते हैं. लेट्स से आई एम टेकिंग टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. मतलब यहाँ बीकर में मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और ब्यूरेट से आ रहा है स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है, ये वाला टाइट्रेशन है. तो अगर मैं इसको कर्व ड्रॉ करना चाहूँ, यहाँ पे पीएच है और यहाँ पे वॉल्यूम है. कितना वॉल्यूम हमारे पास बेस का यूज हो रहा है. अब जैसे जैसे हम यहाँ पे एसिड प्रेजेंट है, जैसे जैसे हम बेस डाल रहे हैं, वो आपस में रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहे हैं, सॉल्ट. हमने लिया एसिड प्लस बेस, रिएक्ट करके फॉर्म किया उसने सॉल्ट, तो वो न्यूट्रल होते जा रहा है. ओके, पीएच क्या होता है, जैसे जैसे एसिडिक कैरेक्टर कम होगा वैसे वैसे पीएच बढ़ता है. ये तो आपने पढ़ा है ना, जितना एसिडिक होगा उसका पीएच उतना ही कम होगा. लाइक पीएच 1, 2, 3 एसिडिटी को एक्सप्लेन करता है, पीएच 7 न्यूट्रल होता है और उसके आगे बेसिक को रिप्रेजेंट करता है. तो जैसे जैसे आप बेस को ऐड कर रहे हो, इसको मान लेते हैं यहाँ पे pH 2 है, लेट्स से यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 14, तो आपने जो स्ट्रॉन्ग एसिड लिया उसका 2 से कम pH है. तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप उसमें बेस ऐड करते जा रहे हो वैसे वैसे एसिड का अमाउंट कम हो रहा है और सॉल्ट फॉर्म होते जा रहा है, तो pH धीरे धीरे इंक्रीज होगा. ओके, और देयर विल बी अ पॉइंट जहाँ पे सडनली आप कितना भी बेस ऐड करो तो वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम जो आप रिक्वायर्ड है जितना फॉर टाइट्रेशन, हमको पता है एक इक्विवेलेंट पॉइंट आता है उस पे कितना बेस चाहिए. तो ये वॉल्यूम बस यही बता रहा है कि कितना हमने इक्विवेलेंट पॉइंट पे कितना बेस लिया है. तो फॉर सम पॉइंट आपके पास जो पीएच है वो एकदम स्टैग्नेंटली ऐसे बढ़ता है और फिर इस तरीके से आप कर्व को इंक्रीज करते हो, पीएच कांस्टेंट हो जाता है. ओके, तो ये आपके पास कर्व हो गया कौन से केस में, जब हम ले रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस. हमारे पास कुछ डिफरेंट
इंडिकेटर्स हैं, जो इंडिकेटर्स होते हैं वो किसी पर्टिकुलर पीएच पे ही काम करते हैं। जो कॉमन आप इंडिकेटर्स देखोगे, पहला है आपके पास लेट्स से मिथाइल रेड। मिथाइल रेड कौन से पीएच पे वर्क करता है? 4.4 टू 0.2 पीएच पे वर्क करेगा। ओके, अगर मैं एक और पीएच ले रही हूँ, दैट इज योर ब्रोमो मिथाइल ब्लू, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इंडिकेटर। ये काम करता है 6 to 8 पीएच के रेंज में। और देन है हमारे पास फिनोक्सिलिन, जो कि 8 to 10 के पीएच में काम करता है। मिथाइल रेड में जो चेंज कलर का आएगा, मिथाइल रेड का खुद का कलर रेड होता है और चेंज होता है येलो में। ब्रोमो मिथाइल ब्लू का खुद का कलर होता है येलो और चेंज होता है ग्रीन में। और फिनोप्थिलीन तो आपको पता ही है कलरलेस होता है और बेस के प्रेजेंस में पिंक कलर देता है, तभी हम उसको इंडिकेटर की तरह यहाँ पे यूज करते हैं। ओके, तो अब हमारे पास इक्विवेलेंस पॉइंट जो है वो कहीं पे भी यहाँ से यहाँ के बीच में कहीं भी लाई कर सकता है, ठीक है। बट हमको ये पता है कि हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं, तो ऑफ कोर्स जो पीएच आएगा वो सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, वो न्यूट्रल पॉइंट पे आएगा। तो ये मुझे इक्विवेलेंस पॉइंट दे रहा है। ओके, नाउ यहाँ पे अगर मैं कंसिडर कर लूँ ये वाला जो पीएच का रेंज है, विच इज समवेयर अराउंड लाइक 4 to 5-6 के बीच में, तो यहाँ पे मैं कौन सा इंडिकेटर बेस्ट सूटेड रहेगा इस पीएच पे? दैट विल बी योर मिथाइल रेड। अगर मैंने यहाँ पे लिया, तो अगर इस कर्व पे मुझे यूज करना है तो मुझे इंडिकेटर जो यूज करना है वो मिथाइल रेड में यूज कर सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे कहीं यूज कर रही हूँ तो पीएच 7 से काफी ऊपर है, लाइक समवेयर अराउंड 8 के ऊपर ही रहेगा यहाँ पे, तो 8 to 10 है। तो यहाँ पे अगर मुझे यूज करना है तो आई कैन यूज फिनोल्फथलीन इंडिकेटर। ओके, तो इक्विवेलेंस पॉइंट जो है यहाँ पे वो आपका क्या बता रहा है कि हमको इंडिकेटर चाहिए टू चेक द इक्विवेलेंस पॉइंट। इसी इक्विवेलेंस पॉइंट के जस्ट पहले आता है आपके पास एंड पॉइंट। एंड पॉइंट कहाँ मिलेगा आपको? इससे पहले जहां पे रिएक्शन जो थी वो स्टॉप हो गई, तभी तब आपने जैसे ही एक, जैसे हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं, मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जैसे ही इक्वल अमाउंट रिएक्ट हो गया, अब मैंने एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ अगर बेस डाला एक ड्रॉप भी, तो कलर चेंज आ जाएगा। तो रिएक्शन तो उससे एक पॉइंट पे पहले ही खत्म हो गई। तो एंड पॉइंट इसलिए हम बोलते हैं, यही छोटा सा माइनर डिफरेंस होता है एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट के बीच में। लाइक क्वेश्चन करते टाइम हम सेम ही कंसीडर करते हैं, बट दिस इज द माइनर डिफरेंस बिटवीन इक्विवेलेंस पॉइंट एंड एंड पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट पे वी get the change in color। चेंज इन कलर हमको इक्विवेलेंस पॉइंट में मिलता है और उसके जस्ट एक ड्रॉप पहले आपको रिएक्शन जो है एग्जैक्टली फिनिश किया होगा। तो यहाँ पे मेरे को बेस्ट सूटेड इंडिकेटर क्या है, अगर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ तो एंड पॉइंट तो मेरा यहाँ पे नहीं होगा, है ना, एंड पॉइंट तो समवेयर थोड़ा ऊपर जाके है। तो अगर मैंने मिथाइल रेड ले लिया यहाँ पे, तो इट विल नॉट बी दैट गुड इंडिकेटर एज कम्पेयर टू द फिनोल्फथलीन जो कि हम यहाँ पे ले रहे हैं, जो कि मुझे एग्जैक्ट बता सकता है कि कितना वॉल्यूम हमने यूज किया है। लेट्स से यहाँ पे 20 ml है, तो अगर हम यहाँ इस इक्विवेलेंस पॉइंट पे, अगर मैं यहाँ पे चेक करूंगी तो वो मुझे 20 से कम ही वॉल्यूम देगा, तो कुछ ना कुछ कम वॉल्यूम मिलने वाली है मुझे बेस की। बट अगर मैं फिनोल्फथलीन इंडिकेटर लूंगी तो मुझे एग्जैक्ट वॉल्यूम मिलने वाली है बेस की। इज दैट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? समझ में आया? नहीं नहीं संपदा, मिथाइल रेड और मिथाइल ऑरेंज अलग अलग है। यहाँ पे मैं सिर्फ 3 के एग्जांपल लेके बता रही हूँ कि हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा इंडिकेटर आपके पास बेस्ट सूटेड है। फाइन, तो ऐसे ही आपके पास मॉड्यूल में काफी सारा दिस थिंग इज गिवन, पूरा चार्ट गिवन है कि कौन सा इंडिकेटर कौन से पे वर्क करता है, ठीक है। जस्ट 1 मिनट।
लाइक दिस वन। तो यहाँ पे जो कर्व दिया हुआ है वो इसी चीज़ का इन्होंने कर्व लिया हुआ है, और पूरा आपको ये भी गिवन है कि कौन सा इंडिकेटर कौन से पॉइंट पे काम करेगा। जैसे मिथाइल वॉयलेट 0 to 2 के रेंज में, मिथाइल येलो 2.9 से लेके 4 के बीच में, मिथाइल ऑरेंज 3.1 से 4.5, ब्रोमोक्रिसॉल ग्रीन। तो आपको सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो यहाँ पे बोल्ड में आपको गिवन है बस वही याद कर लो, इतना आपके लिए काफ़ी है। ये 3 याद कर लोगे तो मिथाइल रेड भी याद कर सकते हो। बस ये 3-4 बस याद कर लो कि कौन से पेज पे उनका कलर चेंज आता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कौन से कलर से क्या चेंज मिलने वाला है। जैसे मिथाइल ऑरेंज रेड से येलो में आता है, मिथाइल रेड अगेन रेड से थोड़ा येलो देता है, बट पीएच का जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है पीएच में। लिटमस आपको रेड से सीधा ब्लू दे देगा, फिनोल्फ्थलीन आपको कलरलेस से रेड देता है, पीएच रेंज है 8.3 टू 10.0। दिस इज व्हाट योर pH रेंज इज गिवन। तो यहाँ पे काफ़ी सारा लिखा हुआ है, मैंने 3 से ही बस आपको एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से आपको यूज़ करना है। यहाँ पे जो टाइट्रेशन का कर्व है वो इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, कितना वॉल्यूम ऑफ NaOH रिक्वायर्ड होगा टू गेट द इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट योर एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। जैसे इन्होंने एसिड बेस्ड टाइट्रेशन जो लिया हुआ है, स्टार्टिंग में कंटेनर में जो कोनिकल फ्लास्क होता है उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है विच इज़ योर HCl। ओके, तो यहाँ पे ये धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, टाइट्रेशन कर रहे हैं। तो वही देख रहे हैं कि कितना वॉल्यूम पे कितना कॉन्सेंट्रेशन आया है। इतना डिटेल में वैसे ज़रूरत नहीं है, जितना मैंने एक्सप्लेन कर दिया उतने से आपके क्वेश्चंस बन जाने चाहिए अगर आपको समझ में आ गया है। ओके, एंड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू दिस कर्व, and after this your syllabus is completed for this one, for this chapter. ओके, सो उस दिन हम आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 ही डिस्कस कर रहे थे ना, आई गेस यू वर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 4 ओनली। Okay, so question number 4 is saying that C2O4 minus is oxidized to CO2 by MnO4 in acidic as well as basic medium. What is the ratio of moles of MnO4 used per mole of C2O4 minus in acidic medium to basic medium? So I have यहाँ पे C2O4 माइनस वो ऑक्सीडाइज हो रहा है CO2 में, और ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है, MnO4 माइनस। ओके, तो एसिडिक मीडियम में अगर आपको इसको बस बैलेंस करना है, किसमें, एसिडिक मीडियम एज वेल एज बेसिक मीडियम, दोनों ही मीडियम में आपको इसको बैलेंस करके देखना है। तो अगर हम इसको एसिडिक मीडियम में बैलेंस करेंगे तो CO2 और ये कन्वर्ट होगा Mn+2 में। ओके, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट में जो चेंज आ रहा है +7 से +2 में, दैट मीन्स 5 का चेंज आ रहा है। C2O4 माइनस में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो 2x, नहीं शुक्ति का रह गया था लास्ट टाइम, आई रिमेम्बर, पूरा डिस्कस नहीं हुआ था। ओके, तो मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, मैं बस बता दे रही हूँ कैसे सॉल्व करना है इसको। बैलेंस करो इसको एसिडिक मीडियम में एंड बैलेंस करो इसको बेसिक मीडियम में। ठीक है, तो जब आप बैलेंस करोगे यहाँ पे, तो बैलेंसिंग के बाद यू विल हैव योर 5, यहाँ पे आ जाएगा 2, एंड जो भी है बैलेंस करके इसको निकाल लेना। तो आपको ये पूछ रहा है कि एसिडिक मीडियम में अगर 1 मोल मैं इसका यूज कर रही हूँ तो ये कितना ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो आपको 1 मोल अगर 5 2 को कर रहा है तो 1 कितने को करेगा, 2/5 इंटू 1। ओके, तो इससे एक रेशियो आएगा। ऐसे ही आप बेसिक मीडियम में करो तो उसमें देखो 1 मोल ऑफ MnO4 कितना ऑक्सीडाइज कर रहा है, दोनों को डिवाइड कर देना है, रेशियो जो भी आएगा, एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है,
बस इतना ही करना है, इजी क्वेश्चन है। ओके प्रशस्ति, लेट मी नो। हाँ मैम। Okay, fine. Next we have question number 5. Okay. Question number 5 is saying that NaIO3 reacts with NaHSO3 according to the equation like this. ठीक है. Find the molarity of NaHSO3 required to react with 100 ml of solution containing 2 grams of NaIO3. ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ये रिएक्शन गिवन है और इस रिएक्शन के अकॉर्डिंगली मुझे ये समझ में आ रहा है कि इफ़ आई एम टेकिंग 1 मोल ऑफ NaIO3 तो उसको रिक्वायर हो रहा है 3 मोल्स ऑफ NaHSO3 बिकॉज ये आयंस के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये सब आयंस के फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो वो स्पेक्टेटर आयंस को हटा दिया है, Na को हटा दिया, इधर से Na+ को हटा दिया, तो बचेगा क्या, KiO3 HCO3 माइनस, यही बचेंगे यहाँ पे। तो 1 मोल के लिए, इस 1 मोल के लिए आपको 3 मोल्स कंज्यूम हो रहे हैं। ओके, तो अगर मैं मोलारिटी के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो 1 मोलर के लिए मुझे कितना लगेगा, 3 मोलर NaHSO3। और मुझे अगर मोलारिटी निकालनी है, इसकी सारी वैल्यूज गिवन है, तो जो भी इसका वेट होगा डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, जो कि आपके पास मोल्स आ जाएगा, तो मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, ये आपके पास मोलारिटी होता है। वेट कितना है, 2 ग्राम्स गिवन है, डिवाइडेड बाय मोलर मास हो जाएगा इसका 198। ओके, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है हमारे पास क्वेश्चन में, 2 ग्राम ऑफ 100 ml, दैट मीन्स योर 0.1 लीटर। तो यहाँ से आप मोलारिटी फाइंड आउट करो, मोलारिटी विल बी इक्वल टू 2 ग्राम्स 0.1, अप्रोक्सीमेटली कुछ आ जाएगा, आई थिंक 0.19 या 12 समथिंग, 0.1 के रिस्पेक्ट में कुछ आएगा वैल्यू। ओके, तो अगर इसकी मोलारिटी 0.1 है तो ये कितना लगेगा, 0.3। आंसर हो जाएगा सी। इजी क्वेश्चन था बेटा। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 to question number 10. Question number 6 to question number 10. Okay, question number 8. When a metal is burnt, its weight increases by 24%. The equivalent weight of the metal is, ठीक है, कोई भी हम यहाँ पे मेटल ले रहे हैं, वो बर्न हो रहा है तो फॉर्म करेगा, मेटल का मान लो जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो X है, O2 का आपके पास पता है 2 होगा, तो M2OX काइंड का ऑक्साइड फॉर्म करेगा। ओके, ये क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ है बेटा संपदा। दिस वी हैव डन इन क्लास, नोट्स में से है ये। एज्यूम कर लेते हैं, आपको बोला है कि 20% इंक्रीज हुआ है वेट में, ठीक है, तो लेट्स एज्यूम कि स्टार्टिंग में 100 ग्राम्स था, तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, 100 प्लस 24 ग्राम्स, टोटल वेट दैट इज 124 ग्राम्स। तो यहाँ पे हमारे पास आफ्टर गेनिंग जो भी वेट आया है, इसका वेट अगर 100 ग्राम्स है तो इसका वेट है 100 प्लस 24। तो ये जो भी एक्स्ट्रा वेट इसके पास आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, O2 की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन कितना इसमें हम
बेसिकली ऐड करने वाले हैं। तो फॉर दैट क्योंकि हमें इक्विवेलेंट ही निकालने को बोला है, तो हम मान लेते हैं एक्स जो है वो इक्विवेलेंट वेट है किसका, मेटल का। ओके, यहाँ पे हम उसको रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, O2 के साथ। तो अगर इन दोनों का मोल रेशियो हम देखें, यहाँ पे है O2, ये है 1। तो अगर मुझे एक मेटल के लिए अगर O2 चाहिए होगा, तो O2 का तो कितना ग्राम्स होता है, 32 ग्राम्स। हमको इक्विवेलेंट्स के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो इसका मतलब है कि x ग्राम्स जो है ऑफ मेटल वो रिएक्ट कर रहा है 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ। बस अब उसके बाद आपको इंक्रीज जो है 20% आ रहा है, तो जो भी इक्विवेलेंट वेट होगा मल्टीप्लाइड बाई जो भी उसका एन फैक्टर है विच वी डोंट नो, प्लस ऑक्सीजन का दिस थिंग इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाइड बाई उसका एन फैक्टर डिवाइडेड बाई जो फॉर्मूला है x इंटू एन, विच विल बी मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज है तो 100 कर दो, इज इक्वल टू 100 प्लस 24। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, n कैंसिल आउट हो जाएगा कॉमन लेके, है ना। हमने AX/BY टाइप के सॉल्ट के लिए कैसे क्या फॉर्मूला लिखा था, x इंटू उसका एन फैक्टर, y इंटू उसका एन फैक्टर डिवाइडेड बाई x इंटू एन, वही तो फॉर्मूला है। ठीक है संपदा। Okay, then we have question number 10. A compound contains atoms of 3 elements A, B, C. If the oxidation number of A is +2, B is +5 and C is -2, the possible formula of the compound, yes, ठीक है। We have A, B and C. इसका ऑक्सीडेशन स्टेट दिया हुआ है +2, इसका दिया हुआ है +5 और इसका दिया है -2। इसका मतलब है ये दोनों आपके पास कटायंस है और ये एक ही अनायन है। तो कटायन जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है उसको कौन सेटिस्फाई करेगा, नेगेटिव चार्ज, अदरवाइज कंपाउंड फॉर्म जो है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब हमको डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लगा के देखने पड़ेंगे जिसमें नंबर ऑफ कटायंस शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ अनायंस। तो ऑप्शन ए है मेरे पास, ए, बी और सी आपस में कंपाउंड फॉर्म किया है, उन्होंने फॉर्म किया है BC3। ठीक है, और इसके ऊपर जो होल चार्ज होगा, ए आपके पास मेटल है तो ए पे है +2, तो इस पे है -2। तो अगर हम बात करें BC3 इज इक्वल टू -2, बी पे ऑक्सीडेशन स्टेट है आपके पास +5, तो 5 और सी पे है 3 × 2 = 6, -6 इज इक्वल टू -2। +5 और -6 इज इक्वल टू -2 विच इज इक्वल टू -1। ओके, ठीक है, तो मेरे पास 2 A है यहाँ पे, नहीं एक A है, 2 B है और 6 C है इनका। ठीक है, फाइन। तो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव योर A, B एंड C। जो भी आप कंपाउंड फॉर्म करोगे इन सब में इनका चार्ज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अगर मैं A के चार्ज की बात करूँ, A पे है 2 प्लस मेरे पास 2 B है, B पे चार्ज है 5, तो 5 × 2 = 10 प्लस C पे मेरे पास -2 चार्ज है, मेरे पास 6 है, तो -12 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये कंपाउंड पॉसिबल है। A मेरे पास 3 है, दैट मीन्स 3 × 2 = 6, B2 है मेरे पास, दैट मीन्स 5 × 2 = 10, -4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स B भी पॉसिबल है।
देन सी की अगर हम बात करें, 3A है मेरे पास, दैट मीन्स 3 2 6 प्लस बी मेरे पास 8 है, 8 5 40 माइनस 2C है, 2 2 4 माइनस 4 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो C पॉसिबल नहीं है। डी की बात करें, ए हमारे पास 2 है प्लस बी हमारे पास 5 है और 2 2 4 माइनस 4 विच इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। आंसर होगा ए और बी। ठीक है संपदा? ओके, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO2 when it disproportionation to PH3 and H3PO3। ठीक है, H3PO2 जो है, एक सेकंड, yes, as I was saying, H3PO2 है, it is getting converted into PH3 plus H3PO3 में। ओके, तो H3PO2 का अगर हम बात करें एन फैक्टर की, तो इट्स एन फैक्टर इज 1, है ना। एक्सेप्शन वाला केस था, इफ यू रिमेम्बर, याद है? H3PO2 को हमने एक्सेप्शन में मैंने लिखवाया था, तो इसका एन फैक्टर कितना है? 1। ठीक है, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो, एन फैक्टर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी फॉर दैट मैटर। ये हो जाएगा 3 प्लस एक्स माइनस 2 2 4 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू -1 +1। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, PH3 में होगा -3 और यहाँ पे होगा हमारे पास 3 प्लस एक्स माइनस 3 2 6 इज इक्वल टू 0, जो कि आया x इज इक्वल टू +3। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है +1 से -3 और ये हो रहा है +1 से +3, +1 से -3 दैट मीन्स रिडक्शन और +1 से +3 दैट मीन्स ऑक्सीडेशन। यहाँ पे चेंज कितना हुआ? +1 से -3, चेंजेस फॉर 4, चेंज 4 का आया और यहाँ पे एटम एक ही है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर जाओगे आप तो फॉर दिस वन +1 से +3 चेंज कितने का आया? जल्दी बताओ, ऑक्सीडेशन में चेंज कितने का आया? 2 का, है ना। और नंबर ऑफ एटम यहाँ पे 1 ही है तो कुछ करना ही नहीं, दोनों के एन फैक्टर आप ऐड कर दो, आ जाएगा आपके पास 6। नहीं नहीं, ये हमारे पास कौन सा रिएक्शन है? दिस इज योर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। उसमें हम जब एन फैक्टर निकालते हैं तो हमें वो मल्टीप्लाई करना होता है। एक सेकेंड मैं कंफर्म कर लूँ, आंसर क्या गिवन है इसका? ऑप्शन डी है। ऑप्शन बी दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय, मतलब एन फैक्टर 2 आ रहा है। एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड मैं इसको चेक कर रही हूँ।
ठीक है, एक्चुअली मैं आई थिंक ये पढ़ाना भूल गई हूँ फॉर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए। एग्जाम्पल में था क्या डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, एक जब हम पढ़ रहे थे तब? लेट मी नो, एक बार चेक करो नोट्स में कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एन फैक्टर बताया था क्या नहीं बताया था। नहीं बताया ना, ठीक है चलो। ओके, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन जो भी होते हैं जिसमें एक ही कंपाउंड जो है वो आपके पास दो अलग अलग उसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो लेट्स से इसका एन हम N1 मान रहे हैं और इसको हम N2 मान लेते हैं, जो भी दोनों में चेंज आ रहा है। तो ओवरऑल एन फैक्टर का फॉर्मूला होता है, लिख लो नोट्स में लिख लो, ओवरऑल एन फैक्टर विल बी इक्वल टू N1 into N2 divided by N1 plus N2 for disproportionation reaction. Okay, write this. अब ये फॉर्मूला लगा के करो, आ जाएगा आंसर। ओके, एक में 4 का चेंज हो रहा है, दूसरे में 2 का चेंज हो रहा है, डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2, 8 बाई 6, 4 by 3, so it will be M 4 by 3। आंसर क्या दिया हुआ है, लाइक 3M by 4 होगा आंसर। आंसर बी दिया हुआ है तो इट्स रॉन्ग। बैक साइड में अगर डी आंसर दिया हुआ है तो गलत है, सॉरी बी दिया हुआ है तो गलत है, इट्स डी। मैम डी दिया है। अच्छा डी ही दिया है, फिर ठीक है। ओके, आई थॉट ये दिया हुआ है, तभी मैं समझ में नहीं आया कि 2 कैसे आ रहा है। आई थॉट M by 2 है। ओके चलो, देन वी हैव होमवर्क लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 1 to question number 5। Homework level 1 question number 1 to question number 5। Okay, question number 3. Question number 3 is saying that the number of moles of As2S3 oxidized to this and H2SO4 by 1 mole of HNO3 is। ठीक है, तो रिएक्शन क्या हुआ हमारे पास यहाँ पे, As2S3 जो है वो रिएक्ट कर रहा है HNO3 के साथ एंड इट इज गोइंग टू गिव यू H3ASO4 एंड H2SO4 एंड साथ में रिड्यूस टू NO, और NO भी बन रहा है। बैलेंस करना है यहाँ पे हमको रिएक्शन। हाइड्रोजन इधर 3 है, सल्फर 3 है, इधर सल्फर 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 28। वाटर चाहिए हमको बैलेंस करने के लिए।
ठीक है, बैलेंसिंग तो सिंपल मेथड से करना है, ठीक है, वो मैं बार बार नहीं बताऊंगी. यू हैव टू लाइक बैलेंस दिस रिएक्शन ऑन योर ओन. ओके, तो और नंबर ऑफ मोल्स हमसे पूछा है, तो हमको इक्वेशन में दिख रहा है ऑक्सीडाइज टू दिस वन एंड H2SO4 बाय 1 मोल ऑफ HNO3. ठीक है, 28 जो भी है आपके पास मोल्स, वो ऑक्सीडाइज कर रहा है 3 मोल्स ऑफ दिस थिंग. ओके, तो अगर मैं 1 मोल ले लूँ तो 1 मोल कितना करेगा, 3/28 इंटू 1. और आंसर कितना है इसका, ओके, डी दिया हुआ है 0.11. हाँ, तो 0.11 ही आ रहा है ना इसका आंसर. आ तो क्या, सिंपल है, बस आपको बैलेंस करना है रिएक्शन, उतना ही आएगा. बैलेंस करके आपको पता चल जाएगा कि ये कितने मोल्स रिक्वायर कर रहा है. क्वेश्चन में आपको 1 मोल के लिए निकालना है, तो इट्स वेरी सिंपल. ओके, देन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, here it is saying that the equivalent weight of a metal is double of that of oxygen. What is the mass of fraction of metal in its oxidized form? ठीक है, हमारे पास मेटल है और नंबर ऑफ द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज डबल दैट ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8 होता है, तो मेटल का हो जाएगा 16. तो अगर मेरे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल है तो वो हो जाएगा 32 और मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 48. तो ठीक है, इजी क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है. तो क्वेश्चन इज सेइंग हियर कि पहले तो क्वेश्चन अंडरस्टैंड करो. आपको इक्विवेलेंट वेट बोल रहा है कि मेटल है वो डबल है किसके, ऑक्सीजन के, और पूछा है मास फ्रैक्शन ऑफ मेटल कितना प्रेजेंट है ऑक्साइड में. तो इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का 8 होता है ना, मोलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर हम करते हैं. तो उससे और डेफिनेशन के हिसाब से भी इक्विवेलेंट वेट को हम जब डिफाइन कर रहे थे, एन फैक्टर को जब हम डिफाइन कर रहे थे, वो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में भी डिफाइन करते हैं. तो इक्विवेलेंट जो वेट ऑफ ऑक्सीजन होता है इट इज ऑलवेज 8. और मेटल का कितना हो जाएगा फिर, 16. ओके, तो क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला हुआ है कि डबल ऑफ मेटल है, अब बोल रहा है कि कितना फ्रैक्शन ऑफ मेटल प्रेजेंट है उस ऑक्साइड में. तो अगर मैं 1 इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ले रही हूँ, इफ आई एम टेकिंग 1 इक्विवेलेंट ऑफ मेटल या फिर मेटल ऑक्साइड, 1 इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड ले रही हूँ, तो उसमें मेरे पास 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है. तो 16 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 8 इंटू 100, बस आ गया आंसर.
आपको बताना है कि कितना मेटल का फ्रैक्शन उसमें प्रेजेंट है। तो अगर मैं मेटल ऑक्साइड लेके चल रही हूँ 16 यहाँ पे, तो मेटल ऑक्साइड जो भी आपके पास फॉर्म हो रहा है दैट इज वन इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज गोइंग टू कंबाइन विद वन इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर मैं 24 ग्राम्स ऑफ ऑक्साइड ले लूँ, 25 ग्राम्स क्यों ले रहे हैं हम, 16 प्लस 8 तो 24 ग्राम्स आ जाएगा। तो 24 ग्राम्स ऑफ अगर मैंने ऑक्साइड लिया है तो उसमें कितना यूज होगा, 16 ग्राम्स ऑफ मेटल। तो फ्रैक्शन कितना हुआ, डिवाइड कर दो, दैट इज 2/3। तो परसेंटेज फॉर्म में कर दोगे मल्टीप्लाइड बाई 100, इट विल बी 67%। आंसर सी हो जाएगा। ओके समझ में आया? ओके लेवल 3 क्वेश्चन नंबर 6। Level 3 question number 6. ओके बैलेंसिंग ऑफ हाफ रिएक्शन 9.3 कंप्लीट कर लिया सबने ये, लेट मी नो। हैज एवरीवन मैम कंप्लीट? सिर्फ इन क्लास एक्सरसाइज किया था। ओके इन क्लास किया हुआ है, चलो वो डिस्कस कर लेते हैं फिर। इन क्लास एक्सरसाइज लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6। इन क्लास एक्सरसाइज लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6। ओके क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, एक्स वाई जेड ओ एच रेस्पेक्टिवली। ठीक है, बैलेंस करना है इसमें, संपदा कुछ वैसे है नहीं। ओके तो हमारे पास ClO4 माइनस है, ये ClO माइनस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, -8 इज इक्वल टू -1 प्लस एक्स, दैट मीन्स x इज इक्वल टू +7। यहाँ +7 में है, यहाँ पे -2 इज इक्वल टू -1 और x दैट मीन्स +1 पे, +7 से +1 में गया, दैट मीन्स दिस इज माई रिडक्शन। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या हो गया, ClO4 माइनस प्लस ClO माइनस, नॉट प्लस दिस थिंग, ये हमारे पास हो गया रिडक्शन हाफ। फिर ऑक्सीडेशन हाफ दूसरा क्या हो जाएगा, MnO2 चेंज हो रहा है MnO4 2 माइनस में। ठीक है यहाँ पे OH माइनस है तो ऑक्सीडेशन जो भी बैलेंसिंग होगी वो यस। सो एज आई वाज सेइंग हमारे पास रिएक्शन हो गया ClO4 माइनस गिव्स ClO माइनस। बैलेंस करो सबसे पहले, अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करते हैं, एटम तो ऑलरेडी बैलेंस है। फिर बैलेंस करो आप ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए बेसिक मीडियम में आपको ऐड करना है जो भी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है ऑन द सेम साइड जहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे मैं अगर ऐड कर दूँ तो आई विल हैव इधर 4 है इधर 1 है, मतलब 3H2।
एंड जितना यहाँ पे H2O ऐड किया उतना ही ट्वाइस द नंबर ऑफ OH माइनस ऑन द अदर साइड, दैट मीन्स 6 OH माइनस। ये हमारे पास बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस ऑलरेडी है, ठीक है। ये रिडक्शन हाफ बैलेंस हो गया। ऑक्सीडेशन हाफ है, MnO2 कन्वर्ट हो रहा है MnO4 2 माइनस में। सबसे पहले एटम को बैलेंस करो, एटम ऑलरेडी बैलेंस है। अब हमको ऑक्सीजन बैलेंस करना है, जिस तरफ एक्स्ट्रा है वहाँ पे वाटर ऐड करो और दूसरी तरफ ट्वाइस द नंबर ऑफ OH माइनस आयन। हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चार्ज बैलेंस कर लो, यहाँ पे 1 माइनस चार्ज है, यहाँ पे इधर माइनस और 6 माइनस, टोटल 7 माइनस, और यहाँ पे एक ही माइनस है, तो यहाँ पे हम कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे बात करोगे तो 8 माइनस, यहाँ पे और 2 माइनस, इधर मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। बस अब दोनों को ऐड कर दो, 6 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएगा। इधर कितना आया, 3H2O प्लस ClO4 माइनस प्लस 8OH माइनस प्लस MnO2 gives ClO minus plus 6OH minus plus MnO4 2 minus plus 4H2O। वाटर को बैलेंस कर लो, यहाँ पे एक ही मोल वाटर बचेगा, यहाँ पे 8OH माइनस है, यहाँ पे 6OH माइनस है, तो यहाँ पे 2OH माइनस बचेगा। बस हो गया संपदा। ठीक है, बैलेंसिंग में क्या दिक्कत कर रहे थे? ओके, next is level 3, question number 7 and question number 8. Level 3, question number 7 and question number 8. No doubts? Okay, so next time का आपको होमवर्क है एक्सरसाइज 9.3 का होमवर्क पोर्शन, देन 9.4 का टाइट्रेशन एंड इंडिकेटर्स। बोथ एक्सरसाइज। कल क्लास है हमारी, लेट मी नो टुमारो वी हैव केमिस्ट्री क्लास क्या? ओके, कल क्लास है तो इतना सारा नहीं कर पाओगे, फाइन। तो कल के लिए मैं होमवर्क दे रही हूँ 9.3 होमवर्क और 9.4 IC। ओके, इतना कर लोगे कल के लिए? चलो ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी योर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ओके, एंड आपके पास वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया और सैटरडे हो गया। पूरा ये चैप्टर पढ़ो, सारे क्वेश्चंस लगाओ, और जो भी टॉपिक्स में डाउट है या कोई भी क्वेश्चन में डाउट है वो आप मुझसे संडे को हम लोग क्लास करेंगे 10 to 11। उस ड्यूरेशन में आपको नोट्स के कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया है वो मुझसे आप पूछ सकते हो। Is that clear? So that we will start in next class only.